सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शियाओ येलो स्प्रिंग फ्रूट खाने की वजह से अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया था, जहां उसका एक टेस्ट लिया गया था। उसकी फिजिकल बॉडी नष्ट हो चुकी थी और उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। ये उसकी प्रीमोडियल स्पीड का टेस्ट था, जिसकी वजह से उसकी सारी यादें मिट चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने डालो इमोर्टल स्वॉर्ड को छुआ, उसकी यादें वापस लौट आई। फिर उसे 4 पुनर्जन्मों से होकर गुजरना पड़ा, पर हर जन्म में उसकी यादें उसके साथ बनी रही। उसने उस चक्र को तोड़ डाला और ये ट्रायल पास कर लिया। वो सारे फ्रूट्स को लेकर भित्ति चित्र से बाहर निकल आया। उधर काओ युशेंग इमोर्टल माउंट पर मौजूद सभी स्पिरिट्स को चेक कर रहा था। वो शियाओ को देखकर हैरान रह गया और उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछा। शियाओ ने उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट दिया, पर उसने खाने से इनकार कर दिया। लेकिन लिटिल बनी ने वो फ्रूट ले लिया और निगल लिया, जिससे वो अचानक वहां से गायब हो गई और उसका ग्रीन बीस्ट वहीं रह गया। काओ युशेंग काफी परेशान हो गया। वो बोला, आखिर लिटिल बनी कहाँ गई? वो उस ग्रीन बीस्ट को उठा लेता है। उसी वक्त ऊपर आसमान में एक दरार पड़ने लगी, जिससे तेज एनर्जी नीचे गिर रही थी, जो उसी ट्रायल प्रोसेस का संकेत दे रही थी। शियाओ को लगा कि उस पर हमला होने वाला है, इसीलिए उसने दोनों के बचाव के लिए एक प्रोटेक्शन बना दिया। वो बताता है, जब मैंने ये येलो स्प्रिंग फ्रूट खाया था तो मेरी आत्मा 4 लेयर वाले एक इल्यूजन वर्ल्ड में फंस गई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस जगह पर मेरी फिजिकल बॉडी ने भी प्रेस किया होगा। वास्तव में इस फ्रूट की पावर इतनी हावी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों वहीं बैठ जाते हैं ताकि वहीं रहकर उसका इंतजार कर सके। काओ युशेंग कहता है, अगर उसके सौभाग्य में इस प्रोसेस से गुजरना लिखा है तो मुझे यकीन है कि वो इसे पार कर लेगी। शियाओ परेशान था। जब मैंने उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में प्रेस किया था तो सब कुछ 1 सेकंड के अंदर बीत गया था, पर लिटिल बनी की टेस्ट प्रोसेस इतनी अलग क्यों है? अब हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी तक भी लिटिल बनी का टेस्ट चल रहा था और वो बाहर नहीं आई थी। तभी ग्रीन बीस्ट को अजीब सा एहसास होता है। शियाओ भी समझ जाता है कि लिटिल बनी वापस आ रही है। वो ऊपर से गिर रही थी। काओ युशेंग तुरंत उस ग्रीन बीस्ट को दूर फेंक देता है और लिटिल बनी को पकड़ लेता है। वो घबराकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। ग्रीन बीस्ट के दूर गिरने से उसे भी चक्कर आ गए थे। धीरे धीरे लिटिल बनी अपनी आंखें खोलती है। काओ युशेंग को देखकर डर जाती है और कहती है, सड़े हुए मोटे, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी वजह से मैं मौत के करीब पहुंच गई थी। वो बताती है, मैंने जो इमोर्टल फ्रूट निकला था उससे मैं एक सड़ी हुई जगह में पहुंची, जो मुझे एक साहसिक यात्रा पर भेजना चाहती थी, और वहां मुझे कुछ बताया गया। इतने में ग्रीन बीस्ट तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आता है। लिटिल बनी उससे मिलकर खुश हो जाती है, पर अब उसे उस ट्रायल की बातें याद नहीं आ रही कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। वो हैरानी से कहती है, वाकई ये सब बहुत अजीब है, मैं वो सारी बातें आखिर कैसे भूल सकती हूँ? शियाओ कहता है, तुम अपनी हथेली देखो, जरूर उस पर कोई संकेत होगा, जैसे मेरी हथेली पर बना था। पर जब लिटिल बनी देखती है तो उसके पंजों की हथेलियां बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसके पैर पर एक निशान बन गया था जो खून से उकेरा गया था। वो घबरा जाती है और गुस्से से बोलती है, आखिर कौन ऐसा दुष्ट हो सकता है जिसने मेरे शरीर पर एक घिनौना चिन्ह बनाने की कोशिश की? शियाओ अपने रीइंकार्नेशन मार्क से उसे मिलाता है, पर वो बिल्कुल अलग था। वो कहता है, तुम्हारा ये मार्क ऐसा लग रहा है जैसे इसे जबरदस्ती मिटा दिया गया हो। फिर शियाओ बोलता है, मैं तुम्हारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस में जाकर देखना चाहता हूँ कि तुमने इस फ्रूट के खाने के बाद क्या महसूस किया, मुझे देखने दो। लिटिल बनी तैयार हो जाती है और अपने मंत्रों की मदद से दोनों अपनी चेतनाओं को जोड़ लेते हैं। शियाओ अब लिटिल बनी के डिवाइन सेंस स्पेस में पहुंच जाता है, जो बिल्कुल एक खाली स्पेस जैसा था। वहां से लिटिल बनी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, मुझे उस पाथ ऑफ ट्रायल के बारे में याद है, मैंने वहां एक भट्टी देखी थी। और तभी वो भट्टी उनके सामने प्रकट हो जाती है, क्योंकि उसकी यादों का प्रतिबिंब था। लिटिल बनी बताती है, वो पूरी भट्टी खून से सनी हुई थी और वो टाइम और स्पेस की बेड़ियों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनगिनत युद्धों से गुजरी हो। अब वो बैटल के सीन दिखाए जाते हैं, जहां हम रूथलेस एम्परर को देखते हैं, जो सराउंडिंग द हेवन से थी। शियाओ से पहचान जाता है और कहता है, ये वही महिला है जिसने मुझे उस दूसरे रियल्म के प्राणी से बचाया था। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, लिटिल रैबिट का ट्रायल मेरे ट्रायल से इतना अलग क्यों है? और उस रूथलेस एम्परर के पास तियानदी और एक मोटा आदमी मौजूद था, साथ ही एक और प्रेटिशनर भी खड़ा था। शियाओ उन चारों को देखकर समझ गया कि ये जरूर किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ रहे होंगे, और वो मोटा आदमी तो बिल्कुल काओ युशेंग की तरह लग रहा है। तभी लिटिल बनी कहती है, मुझे उस भट्टी के अंदर कोई दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी रोशनी वहां मौजूद
मौजूद है। उस रोशनी से शियाओ को भी एक जानी पहचानी सी फीलिंग्स हो रही थी। वो उस रोशनी को गौर से देखने ही वाला था कि अचानक लिटिल बनी को तेज दर्द होने लगा और वो नीचे गिर गई। शियाओ भी चेतना के सागर से बाहर आ गया। लिटिल बनी बोली, शियाओ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस भट्टी के अंदर से आवाजें बहुत दूर से आ रही हो और वहाँ जो कुछ भी छिपा हुआ है वो किसी की तलाश में है। उसकी आंखों से लाल रोशनी फैलने लगी और शियाओ को फिर से वो भट्टी का मंजर दिखाई देने लगा। भट्टी के अंदर से हेवन की ओर सीढ़ियां बढ़ रही थी और एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जो व्यक्ति लाखों हड्डियों पर पैर रखकर आगे बढ़ सकता है, स्वर्ग और संसार के मलबे पर कदम रखकर भी अकेले अंधेरे के दायरे में चल सके और सभी समुद्रों की बाधाओं को पार कर सके, वही इस अनंत शक्ति, इस इटर्नल स्ट्रेंथ और ओमिनियस फोर्स का सामना कर सकता है। और वो बंधा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही था। उसकी आगे की यात्रा अब और ज्यादा ठंडी और अकेली होने वाली थी, क्योंकि अब उसे खुद से ही एक खूनी लड़ाई लड़नी थी। और वो चारों लोग दरअसल शियाओ के बारे में ही जानना चाहते थे। ये देखकर शियाओ भी सिहर उठा। लिटिल बनी को वो यादें अब याद नहीं थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काओ युशेंग ने जब वजह पूछी तो वो बोली, मैं खुद नहीं जानती कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ। उन बातों ने मुझे गहरा दुख दिया, हालांकि मैं उन्हें साफ साफ सुन भी नहीं पाई और अब तो वो यादें भी मुझसे चली गई। शियाओ कहता है, तुम्हारी ये यात्रा मेरी यात्रा से बिल्कुल अलग है और ऐसा लगता है जैसे ये समय से परे किसी संदेश की तरह है। वो अपनी शक्ति से फिर उसकी चेतना को देखने की कोशिश करता है, पर अफसोस अब सब कुछ मिट चुका था। वो बताता है, समय की नदी के विपरीत ये निशान भी धीरे धीरे मिट जाएगा। लिटिल बनी किरिन बिष्टी की मदद से अपने आंसू पहुँचती है और कहती है, मुझे कुछ अच्छा शाकाहारी खाना चाहिए। काओ युशेंग, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन है? जल्दी दे दो। रोने से मुझे और ज्यादा भूख लग गई है और चक्कर भी आ रहे हैं। काओ युशेंग हंसते हुए कहता है, छोटे पूर्वज, क्या आप थोड़ा ज्यादा नहीं खाती? आपकी वजह से मेरा पिछवाड़ा लगभग टूट ही गया था। इतना सुनते ही लिटिल बनी उसे पीटने लगती है और काओ युशेंग भागता हुआ नजर आता है। शियाओ अपने मार्क को देखकर कहता है, हम बाद में इन रहस्यमय निशानों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो ग्रेट एल्डर ने मुझे मटेरियल इकट्ठा करने के लिए कहा था वो सब मैंने पहले हासिल कर लिया है। इसीलिए अब मुझे अपनी बॉडी को बीज के रूप में इस्तेमाल करने की असली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अब सीन बदलता है। हमें तियानजिन एकेडमी के स्पीड माउंटेन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिन जड़ी बूटियों की मदद से एलिक्सियर तैयार कर रहे थे। वहां कई सारी बट्टियां मौजूद थी और कुछ आवाजें भी गूंज रही थी कि हुआंग अपने एकांत से बाहर आ चुका है, लेकिन उसके पास कोई हेवनली सीड नहीं है जिससे उसका इटर्नल पाथ के शिखर तक पहुंचना अब संभव नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि वो आम लोगों की भीड़ में ही कहीं गुम हो जाएगा। उधर वो एलिक्सियर भी पूरी तरह से रिफाइन हो चुका था, जिससे बेहद शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसी वक्त शियाओ वहां पहुंच जाता है। तियानजिन उसे देखकर कहते हैं, ये यात्रा तुम्हारे लिए वाकई बेहद लाभदायक रही। तुमने इविल वार्डिंग, डिवाइन बांस का सार और येलो स्प्रिंग फ्रूट दोनों प्राप्त कर लिए। वास्तव में ये बहुत ही बड़ी बात है। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेरी ये खबर इतनी तेजी से फैल गई कि आपको पहले ही पता चल गया। इसके बाद वो अपने पास से दिव्य बांस का डिवाइन एसेंस और कई सारे येलो स्पीड फ्रूट से निकालता है। एल्डर तियानजिन बताते हैं, दोनों एकेडमियों के चयन समारोह की बात करें तो सब कुछ इस वक्त बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। कई एल्डर तो खुद एकांत में चले गए हैं, जिससे एकेडमी का माहौल अभी बेहद शांत है। फिर वो उन दोनों दिव्य वस्तुओं को लेकर फर्नेस में डालते हैं और रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। साथ ही वो यह भी बताते हैं, बाहरी लोग अब भी तुम पर नजर रखे हुए हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम इमोर्टल सीड के साथ खुद को कैसे जोड़ते हो और तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। फिर वे आगे कहते हैं, तुम अपनी बॉडी को ही एक सीड की तरह तैयार करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी को कई कठिन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जिस्म सच में एक सीड जितना काबिल बन सके। ये प्रक्रिया बेहद कठिन है, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं और कई सौ साल भी। वो उसे एक विशाल रिंग स्टोन एरिया में ले जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम उन पुराने
लोगों की तरह नहीं बनना चाहते जो वक्त की लहरों में बह गए और उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। पहले स्टेप में हम तुम्हारी हड्डियों और मांस का पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। इसके लिए तुम्हें बोन टेम्परिंग मेथड की जरूरत होगी। शियाओ तुरंत उस बोन टेम्परिंग मेथड को एक्टिवेट कर लेता है। असल में वो रहस्यमयी मास्टर तियान जिन ही थे जिन्होंने उसे विधि सिखाई थी। शियाओ ने जल्दी से प्रक्रिया शुरू कर दी और पहले पड़ाव के लिए तैयार हो गया। ऊपर से एक खजाना बाहर निकला जिसमें से इमोर्टल ब्लड स्टार सेंट झड़ने लगी जो स्वयं इमोर्टल के खून से बनी हुई थी। शियाओ कहता ये रेत तो काफी कम है। एल्डर जवाब देते हैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। अब उसी ब्लड सेंट से एक हैमर हथौड़ा बन चुका था। शियाओ परेशान हुए कहता है मुझे तो लगा था कि आप दादा यूनफेंग की तरह मुझे किसी भट्टी में औषधि स्नान कराने वाले हैं। एल्डर मुस्कुरा देते हैं और तभी वो डिवाइन हैमर तेजी से शियाओ के ऊपर गिरता है। शियाओ उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और नीचे दब जाता है। एल्डर तियानजिन अपने डिवाइन हैंड की मदद से हैमर को वापस उठाते हैं और कहते हैं जब किसी को इमोर्टल ब्लड से बने हथौड़े से पीटा जाता है तो उसकी मज्जा और मेरिडियस और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें तोड़ना पड़ता है ताकि बाद में दोबारा रिफाइन होकर परफेक्शन तक पहुंचा जा सके। धीरे धीरे शियाओ का शरीर फिर से आकार लेने लगता है। एल्डर तियानजिन लगातार उस इमोर्टल हैमर से पीटते रहते हैं जब तक कि उसका शरीर पूर्णतः परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाता। शियाओ दर्द से करा रहा था और इस प्रक्रिया की लहरें चारों ओर फैल रही थी, इतनी प्रबल कि पूरा वातावरण उस ऊर्जा से कांप उठा। हर चोट हर वार उसे और मजबूत बनाता गया। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली जंग तो अभी बाकी है क्योंकि आगे उसे जिस रास्ते पर चलना है वहाँ ना कोई साथी होगा ना कोई रहम, सिर्फ अंधेरा और उसी अंधेरे में जन्म लेती रोशनी अमरता की। अगर आप जानना चाहते हैं कि शियाओ इस अग्नि परीक्षा से कैसे निकलेगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आने वाला पार्ट उसकी तकदीर ही नहीं बल्कि पूरे संसार की कहानी बदल देगा।